डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को फिजिक्स का पेपर सेकंड, न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट सेकंड का जो टॉपिक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस एंड सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला, उसके बारे में अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। ध्यान से उसको सुनेंगे और आवश्यकता के हिसाब से अपने कमेंट भी मुझे भेजेंगे। हम जानते हैं कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन विद्यमान रहते हैं और सामान्यतः जो उसका शेप है वो हम स्फेरिकल मानते हैं। अब उस स्फेरिकल शेप के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की क्या पोजीशन रहती है, जो फिजिकल फिनोमेनाज हैं उनको किस तरह से न्यूक्लियस उनको एक्सप्लेन करता है, तो उसके लिए न्यूक्लियस को डिफरेंट तरह से हम उसको समझ सकते हैं। मुख्य रूप से जहाँ तक न्यूक्लियस के मॉडल की बात आती है तो उसके अंदर पहला जो न्यूक्लियस का मॉडल है उसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल के नाम से जानते हैं। कहीं जहाँ लिक्विड ड्रॉप मॉडल कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पाता है तो वहाँ दूसरे मॉडल को हेल्प लेते हैं, इसके अंदर सेल मॉडल आ जाता है। इसी तरह से कहीं फिर क्वाड्रुपोल मोमेंट और ऐसी की बात आती है तो वहाँ ऐसी स्थिति के अंदर फिर कलेक्टिव मॉडल का रूप में हम उनकी स्टडी करते हैं न्यूक्लियस की। तो हमारे सिलेबस के अंदर लिक्विड ड्रॉप मॉडल ये है जिसका हमें अध्ययन करना है। तो न्यूक्लियस को नील्स बोहर और एफ केल्कर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लिक्विड ड्रॉप से समानता के कारण से और नाभिक का उन्होंने लिक्विड ड्रॉप मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया। तो उनके प्रस्तुत करने के पीछे कारण क्या थे, जो लिक्विड ड्रॉप से काफ़ी मिलते जुलते हैं। यदि लिक्विड ड्रॉप से तुलना की बात की जाती है तो उसके अंदर हम देखते हैं जिस प्रकार द्रव बूंद में अणु केवल अपने निकट स्थित अणुओं पर ही बल लगाते हैं, बूंद के अन्य सभी अणुओं पर नहीं, इसी प्रकार नाभिक में भी बी बार या स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी, विशिष्ट बंधन ऊर्जा का जो मान है वो नियत होता है, जो कि संतृप्तता के गुण को दर्शाता है। दूसरी तरह सोचते हैं तो नाभिक का जो घनत्व तो लगभग नियत रहता है, द्रव्यमान ए के समानुपाती तथा R=R0 (1/3) से आयतन भी ए के समानुपाती होता है। अतः घनत्व ρ=m/v का मान ए पर निर्भर नहीं करता है, ये नियत रहता है। नाभिक का ये गुण भी द्रव बूंद के समान है। तीसरे रूप में यदि बात करते हैं तो पृष्ठ तनाव का गुण द्रव बूंद के अंदर देखने में आता है कि पृष्ठ तनाव के कारण से और जो द्रव की बूंद होती है वो स्फेरिकल शेप लेती है। तो उसी तरह से यहाँ नाभिक के अंदर भी या नाभिक का जो सरफेस होता है उस सरफेस के अंदर भी पृष्ठ तनाव का या सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है वो होती है। तो ये भी एक लिक्विड ड्रॉप की तरह का उसका बिहेवियर है, इस कारण से भी उसको लिक्विड ड्रॉप के रूप में अज्यूम कर सकते हैं। नाभिक की आंतरिक ऊर्जा भी द्रव बूंद के अनुरूप ही प्राप्त होती है और इसके साथ ही साथ में नाभिकीय क्रियाओं में अल्प आयु के कणों का निकलना भी द्रव बूंद के वाष्पन में अणुओं के निकलने के समान ही है। जैसे जब पानी को गर्म किया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उनसे छोटे छोटे अणु वाष्प के रूप में निकलते हैं, तो उसी तरह से नाभिकीय क्रियाओं में भी छोटे पार्टिकल उनसे निकलते हैं। इसलिए ये जो उनका व्यवहार है ये भी
द्रव की जो बूंद है उससे मिलता जुलता है। अतः उक्त सभी तथ्यों के आधार पर नाभिक को मूल अवस्था में एक अत्यधिक घनत्व की एक समान असंपीड्य द्रव बूंद के समान माना जा सकता है। और द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिक की जो अनेक प्रॉपर्टी हैं उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उनके अंदर आता है कि द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन की व्याख्या आसानी से की जा सकती है एवं बंधन ऊर्जा भी ज्ञात की जा सकती है। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ इस लिक्विड ड्रॉप मॉडल को आधार मान करके, तो उसके अंदर आता है सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। ये वॉन विजकर नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने नाभिक को द्रव की बूंद के समान मानते हुए और नाभिक के द्रव्यमान के लिए एक संबंध निकाला, और वो जो संबंध निकाला उसको इस इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा मैंने रिप्रेजेंट किया है, अर्थात एम जेड ए इक्वल टू जेड एम एच प्लस एन एम एन माइनस ई बी जेड ए, जहाँ पर ई बी जेड ए द्रव्यमान मात्रक में व्यक्त बंधन ऊर्जा है और जहाँ एन न्यूट्रॉनों की संख्या ए माइनस जेड होती है। अब इससे बंधन ऊर्जा, यहाँ ये जो बाइंडिंग एनर्जी बी ई बी जेड ए, ये जो बंधन ऊर्जा है ये अनेक प्रकार की ऊर्जाओं से मिलकर के बनती है। इसके अंदर मुख्य 5 प्रकार की जो बंधन ऊर्जा हैं वो इसके अंदर होती हैं, ऊर्जाएं होती हैं इसके अंदर। तो मैंने इसको इस इक्वेशन 2 के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, ई बी जेड ए इक्वल टू ई वी प्लस ई एस प्लस ई सी प्लस ई ए प्लस ई पी। यहाँ ये जो 5 जो अलग अलग प्रकार से ये मैंने जो टर्म लिखी हैं, जहाँ ई वी है वो आयतन ऊर्जा या वॉल्यूम एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह ई एस जो लिखा है ये पृष्ठ ऊर्जा या सरफेस बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ई सी लिखा है तो ये कूलॉम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ई ए लिखा है तो ये एसिमेट्री या असममित ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जहाँ ई पी है ये युग्मन ऊर्जा कहलाती है। इन सब की विवेचना हम इस प्रकार से नेक्स्ट उसके अंदर कर सकते हैं। पहले मैं वॉल्यूम एनर्जी को लेता हूँ, आयतन बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण घटक आयतन ऊर्जा होती है। नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का नियत मान अर्थात संतृप्तता इस बात को दर्शाती है कि कुल बंधन ऊर्जा का मान द्रव्यमान संख्या ए, अर्थात ये किसके समानुपाती होता है, आयतन के बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। बंधन ऊर्जा का मान द्रव्यमान संख्या के बढ़ने के साथ में बढ़ता जाता है, तो इसका मतलब आयतन के समानुपाती है। तो यह ई वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयतन। आयतन का मान हम रख सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ इससे अपने पास में आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। और आर की जो वैल्यू होती है, आर की वैल्यू क्या रहती है, आर इक्वल टू आर नोट ए रेज टू पावर 1/3। तो यहाँ ये जो वैल्यू है वो ये वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो ये इससे अपने पास में आ गया, ये लास्ट में ये अपने पास में ये निकल कर के आएगा कि ये आ गया 4π/3 r0³ इंटू ए। यहाँ इसके अंदर ये गलत लिखा है, ए रेज टू पावर क्यूब ना होकर के ए होगा, इसको करेक्ट करें। तो यहाँ ई वी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके 4π/3 r0 की जगह कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वो कांस्टेंट ए वी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ई वी इक्वल टू ए वी इंटू ए, जहाँ ए वी एक कांस्टेंट है, अर्थात जो वॉल्यूम एनर्जी है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। नेक्स्ट देखिए सरफेस एनर्जी।
जिसको पृष्ठ ऊर्जा भी कहते हैं। नाभिक के भीतर सभी न्यूक्लियनों पर सभी दिशाओं में एक समान आकर्षण बल लगता है, परंतु नाभिक की सतह पर स्थित न्यूक्लियन कम बल से बंधे होते हैं। इनके पास स्थित न्यूक्लियनों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि पृष्ठ के भीतर ही तो न्यूक्लियन हैं परंतु पृष्ठ के बाहर नहीं है। इस प्रकार के न्यूक्लियनों की संख्या पृष्ठ क्षेत्रफल आर स्क्वायर के समानुपाती होती है, अर्थात ई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और जब इसको आर की जगह वही रख देते हैं आर नोट ए रेज टू पावर 1/3, तो इससे ये आ गया कि ई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 2/3। और इसको जब वो सोल्व करते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके यहाँ एक कांस्टेंट रख देते हैं, इसका मान आ जाता है माइनस ए एस ए रेज टू पावर 2/3। इक्वेशन 4 के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ ए एस ये 0 से अधिक होता है और ये कांस्टेंट है। यहाँ इसका नेगेटिव साइन ऋणात्मक चिन्ह पृष्ठ तनाव से बंधन ऊर्जा में कमी को व्यक्त करता है, अर्थात ये बंधन ऊर्जा में कमी रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट इसी तरह से देखते हैं कूलम एनर्जी, जो तीसरा जो पार्ट है इसका। तो नाभिक में स्थित प्रोटॉनों के मध्य कूलम प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण नाभिक की बंधन ऊर्जा में कमी आती है। ये बल दीर्घपरास बल होते हैं, अतः नाभिक के सभी प्रोटॉन युग्मों के मध्य कार्यकारी होते हैं। नाभिक में ऐसे प्रोटॉन युग्म की संख्या Z×Z-1/2 है। यदि नाभिक में R त्रिज्या का समावेशित गोला माना जाए, तब इसकी कूलम ऊर्जा निम्न सूत्र के द्वारा हम लिख सकते हैं। E = -3/5 Z×Z-1 E²/4πε R। R की जगह R0 ए रेज़ टू पावर 1/3 रख देते हैं। तो जो यहाँ फिर इसमें कांस्टेंट रखते हैं, Z की वैल्यू यदि 1 से बहुत अधिक है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में मिल जाती है। EC = -AC² ए रेज़ टू पावर 1/3। यहाँ जो AC है, ये AC भी एक कांस्टेंट है। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि कूलम रिपल्सन के कारण से, और जो बाइंडिंग एनर्जी है बंधन ऊर्जा, वो बंधन ऊर्जा क्या हो जाती है? बंधन ऊर्जा में कमी हो जाती है। इसलिए यहाँ ये नेगेटिव साइन इसमें प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, जो एसिमेट्री एनर्जी। एसिमेट्री एनर्जी, असममित ऊर्जा का मतलब क्या है कि जब नाभिक भारी होता जाता है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से नाभिक में कूलम प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता है, जिससे नाभिक के स्थायित्व में कमी आती है। इस प्रतिकर्षण बल के प्रभाव को कम करने के लिए नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने लगती है, जिससे अधिक संख्या में NN बंध प्राप्त होते हैं, परंतु सममित प्रभाव N=Z से विचलन नाभिक के स्थायित्व को कम करता है, क्योंकि N-Z अधिक न्यूट्रॉन उन रिक्त क्वांटम ऊर्जा स्तरों में जाते हैं जिसकी ऊर्जा अधिक होती है। इससे बंधन ऊर्जा में कमी आती है। यह कमी न्यूट्रॉन आधिक्य के N-Z पर निर्भर करती है, अर्थात ये न्यूट्रॉन आधिक्य के डायरेक्टली स्क्वायर के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उसकी जो द्रव्यमान संख्या रहती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करती है, जिसको मैंने इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। EA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -N-Z² यदि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके और मैं कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये EA = यहाँ ये इक्वेशन 7 मिल जाता है -A/-2Z²A, जहाँ A एक कांस्टेंट है, ये नियतांक है जिसका नियत मान होता है, वो आगे चल करके हम इसमें बताने वाले हैं। नेक्स्ट जहाँ इसके अंदर आता है पेयरिंग एनर्जी, लास्ट पार्ट ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी का पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी क्या है? ये प्रकृति के अंदर जब देखा जाता है स्थायित्व को, तो देखने में ये आता है कि जब सम प्रकृति के जो न्यूक्लियस होते हैं, अर्थात जिनके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सम होती है,
इवन नंबर होता है तो वो सबसे अधिक स्टेबल, सबसे अधिक स्थायी नाभिक होते हैं। विषम सम एवं सम विषम नाभिक कम स्थायी तथा विषम विषम नाभिक सर्वाधिक अस्थायी पाए जाते हैं। प्रकृति में इस तरह के मुश्किल से 3-4 जो नाभिक हैं वो ही विषम विषम प्रकृति के स्थायी देखे गए हैं। न्यूक्लियॉन में इस युग्मन प्रभाव को ध्यान रखते हुए नाभिकीय बंधन ऊर्जा में एक अतिरिक्त पद जोड़ा जाता है जिसे युग्मन ऊर्जा कहते हैं, जिसको ईपी के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। ईपी इक्वल टू प्लस डेल, जब सम सम ए का मान सम हो अर्थात मास नंबर क्या हो, इवन हो, अर्थात जेड प्रोटॉन की संख्या भी सम हो और न्यूट्रॉन की संख्या भी सम हो तो ए प्लस डेल होता है। ईपी का मान 0 होगा यदि विषम सम या सम विषम स्थिति हो, अर्थात जो ए है वो कैसा है, ओड नंबर है, और ओड नंबर है तो क्या होगा, प्रोटॉन सम होगा या न्यूट्रॉन सम होगा, दूसरा क्या होगा, विषम होगा। तो इस तरह से एक सम होगा एक विषम होगा तो उस केस में ईपी का मान 0 होता है। परंतु यदि दोनों विषम विषम हो तो मास नंबर तो क्या हो जाएगा, ए सम हो जाएगा, परंतु ईपी का मान क्या हो जाएगा, माइनस डेल के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। जहाँ डेल का जो मान है वो ए पी ए रेज टू पावर -3/4 इस इक्वेशन 9 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ए पी एक नियतांक है। तो यहाँ पे इस तरह से पांचों जो टर्म हैं उन पांचों टर्म को हम एक एक करके उनको एक्सप्लेन किया है और उनको समझा है, देखते हैं। तो अब यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है, अब फॉर्मूले के लिए देखते हैं। तो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी EBZA, जहाँ ये 5 टर्म का जो सम है तो उसके अंदर पहला वॉल्यूम एनर्जी तो AV इंटू A, दूसरा क्या है, सरफेस एनर्जी जिसका मान निकला था -AS A⁻²/3, तीसरी क्या है, कूलम एनर्जी जिसका मान निकला था -AC Z इंटू Z-1/A⁻1/3, चौथा क्या था, एसिमेट्री एनर्जी जिसका मान निकला था -AA कैपिटल A-2Z²/A, और जो लास्ट टर्म था वो क्या था, पेयरिंग एनर्जी, जिसको प्लस माइनस डेल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ इस तरह से ये जो पांचों टर्म हैं वो पांचों टर्म को एक साथ रखने से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ये हमें प्राप्त हो जाता है। हमें क्या निकालना है, सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला निकालना है। इसलिए जो मास फार्मूला जो इक्वेशन है उसके अंदर EBZA का मान इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो MZA इक्वल टू ZMH प्लस NMH माइनस AV इंटू A प्लस, अब यहाँ पे जो सारे माइनस वाले टर्म है ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस वो करना माइनस EBZA था वो, तो माइनस AV इंटू A प्लस AS A⁻²/3 AC Z इंटू Z-1 A⁻1/3 प्लस A-2Z² माइनस प्लस डेल। यहाँ ये जो समीकरण 11 है, ये समीकरण 11 ये इसको बेथे और विदसेकर फॉर्मूले के नाम से भी इनको जानते हैं। यहाँ मैंने जो 5 जो कांस्टेंट लिखे हैं तो इनकी जो वैल्यूज हैं वो तो AV की वैल्यू 14.1 MeV के बराबर होती है, AS की वैल्यू 13.0 MeV के बराबर होती है, AC की वैल्यू 0.595 MeV के बराबर होती है, जबकि AA का मान 19.0 MeV के बराबर होती है और AP का मान 33.5 MeV के बराबर होता है, जिसके कारण से EP का मान क्या है, -33.5 और +33.5 इसके बीच में इसका मान होता है। तो इस तरह से यहाँ सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला और ऊपर ये बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने आज ही प्राप्त कर लिया है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।